आज की क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक देख रहे हैं जिसका नाम है डायनेमिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये भी न्यूटन्स लॉ का ही एक्सटेंशन है। छोटे छोटे यहाँ पर टॉपिक है, बस उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ेंगे और आज ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज जो यहाँ पर आपको समझनी है दैट इज राइट सेंट्रीपिटल फोर्स। जो फर्स्ट चीज आपको समझना है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। उससे पहले आपको एक चीज देखना चाहिए दैट इज कि जहां कहीं भी इस तरह का सर्कल बना हुआ होता है वहां पर ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। क्या हुआ, क्या कहाँ चले गए, कहाँ आ गए, ये कहाँ आ गए, एक मिनट, ये कहाँ आ गए। हाँ, तो अब देखिए ध्यान से, चलिए इसको हटा दिया जाए। ये अब ये देखिए, ये आपका ऑब्जेक्ट है। इस तरह से चारों पोजीशन पे आपने क्या रख लिया, ऑब्जेक्ट को इस तरह रख लिया। ये आपका ऑब्जेक्ट रखा है। अब ये जो ऑब्जेक्ट आपने रखा है इसको एक पर्टिकुलर स्पीड से आपने क्या लगाया, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या है, v है। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या है, v है। यहाँ भी इसकी वेलोसिटी या स्पीड जो भी बोलिए ये v है। क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए मैं कहूँगा स्पीड कांस्टेंट है पर वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज कर रहा है। यानी जब कभी भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन मतलब तो ये दिख रहा है आपको, ये सर्कुलर मोशन है। यूनिफॉर्म मतलब उसका स्पीड क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। जब भी बॉडी ऐसा होता है, इस तरीके से मूव करता है, उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करता है जिस फोर्स को आप क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। जो बॉडी को अंदर की ओर क्या करके रखता है, खींच के रखता है। जो बॉडी को अंदर की ओर क्या करके रखता है, खींच के रखता है। दिस फोर्स इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। इसी को आप क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स के नाम से जानते हैं। दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आप सेंट्रीपिटल फोर्स पहले डेफिनेशन लिखिए। सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स रिक्वायर्ड, centripetal force is the force required to move the body uniformly, to move the body uniformly in a circle, to move the body uniformly in a circle, full stop. The force always act along the radius, the force always act along the radius and toward the center of the circular path, and towards the center of the circular path. This force always act along the radius and toward the center of the circular path. तो ये जब कभी भी कोई बॉडी इस तरह का सर्कुलर मोशन में रहता है, जब कभी भी कोई बॉडी इस प्रकार के सर्कुलर मोशन में रहता है, तो वो जब सर्कुलर मोशन करेगा, उसमें भी खास करके यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो बॉडी के ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है एंड दैट सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर एंड अलोंग द रेडियस, रेडियस के अलोंग होता है और टुवर्ड्स द क्या होता है, सेंटर होता है। तो ये डायग्राम आपको अपनी कॉपी में क्या कर लेना चाहिए, बना लेना चाहिए। ये अपनी कॉपी में आप बना लें। दिस इज कॉल्ड ए सेंट्रीपिटल फोर्स। बना रहे हैं, बनाइए। अब सेंट्रीपिटल फोर्स अगर आपने देख लिया तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है v स्क्वायर बाई r के बराबर। व्हाट इज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, v स्क्वायर बाई r। और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन अगर v स्क्वायर बाई r है तो सेंट्रीपिटल फोर्स अगर मेरे से कोई पूछ लेगा तो मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, मास इनटू v स्क्वायर बाई r, और ये किसके बराबर हो गया, mv स्क्वायर बाई r के बराबर। f सेंट्रीपिटल की जो वैल्यू होती है वो होती है mv स्क्वायर बाई r के बराबर। द वैल्यू ऑफ f सेंट्रीपिटल इज mv स्क्वायर बाई r के बराबर।
ये ऑलरेडी आप यूज किए हुए हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने यूज किया था, याद है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने ये वाला कॉन्सेप्ट यूज किया हुआ है, जहां पर आपने जो सेंट्रीपिटल फोर्स था, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, उसको किसके बराबर कर दिए थे? mv²/r के बराबर। याद है ना, हम लोग किए हुए हैं जब बोर का एटॉमिक मॉडल पढ़ रहे थे। अब वेलोसिटी जो है उसको आप आर ओमेगा भी लिख सकते हैं। हमने रिलेशनशिप पहले वाले जब सर्कुलर मोशन आपको पढ़ाया था तो वहां पे ये रिलेशन स्टैब्लिश किया था। अब ए सेंट्रीपिटल चूंकि v²/r होता है, तो ए सेंट्रीपिटल v के जगह पे क्या मैं r ओमेगा का होल स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? जब आप इसको ऐसा लिखेंगे तो ये क्या होगा? r² ओमेगा स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई r। एक r से एक r क्या हो गया? कट गया। ए सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r के बराबर भी होता है। तो ये भी इसका क्या है? एक एक्सप्रेशन है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का। और AC कैन आल्सो बी रिटन एज, अब आप जानते हैं ओमेगा को आप 2 पाई म्यू लिख सकते हैं। कैसे? तो ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई टाइम। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 1 टाइम। और आप जानते हैं 1 टाइम पीरियड किसके बराबर? फ्रीक्वेंसी के बराबर। तो 1 टाइम पीरियड चूंकि फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, तो ओमेगा की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं, देयरफॉर ओमेगा कैन बी रिटन एज 2 पाई म्यू का होल स्क्वायर इनटू व्हाट? r। ए सेंट्रीपिटल किसके बराबर? 4 पाई स्क्वायर म्यू स्क्वायर r के बराबर। ए सेंट्रीपिटल का एक और फॉर्मूला, ये क्या हो गया? इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये हो गया इन टर्म्स ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और अगर ये आपका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी लिख सकते हैं इसके टर्म्स में। तो जब आप Fc लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे? Fc लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी तो क्या लिखेंगे? मास इनटू एक्सीलरेशन। क्या लिखेंगे? मास इनटू एक्सीलरेशन। और जब मास इनटू एक्सीलरेशन लिखेंगे तो Fc इक्वल टू क्या हो जाएगा? m इनटू AC के जगह पे क्या लिख सकते हैं? 4 पाई स्क्वायर म्यू स्क्वायर इनटू r। देयरफॉर Fc का फॉर्मूला बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर म्यू स्क्वायर mr के बराबर। तो ये भी क्या हो गया? ये सब छोटा छोटा फॉर्मूला है जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के काम में आता है। डन? कोई डाउट? यहां तक कोई दिक्कत? अब सेंट्रीपिटल फोर्स आपने कहां कहां देख रखा है? तो जब सूर्य के चारों तरफ अर्थ घूम रहा होता है तो वो एक सर्कुलर पाथ या इलिप्टिकल पाथ है। इलिप्टिकल पाथ हो कि सर्कुलर पाथ हो, उस पे सेंट्रीपिटल फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। न्यूक्लियस के चारों तरफ एटम घूम रहा होता है तो वो भी क्या करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स लगाता है। कोई भी एक बड़ा ऑब्जेक्ट, छोटा ऑब्जेक्ट किसी बड़े ऑब्जेक्ट के चारों तरफ जब घूमता है तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स उस पे लगता ही लगता है। तो लिख दीजिए एग्जांपल्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड अर्थ, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड अर्थ provides the necessary centripetal force. The gravitational force between sun and earth provides the necessary centripetal force to move the earth around the sun. The gravitational force between the sun and earth provides the necessary centripetal force to move the earth around the sun. सूर्य के चारों तरफ धरती जो परिक्रमा कर रही है उसके लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो क्या है? वो ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकेंड एग्जांपल लिखिए, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स provides the necessary centripetal force to the electron to move around the nucleus. तो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन भी जो चक्कर काट रहा है ये भी बिकॉज ऑफ व्हाट? सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि कौन प्रोवाइड करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन
provides the necessary centripetal force to the electron to move around the nucleus, to the electron to move around the nucleus. Next, वो पत्थर वाला खेल तो आप लोग सब खेले होंगे कि एक पत्थर को आपने रस्सी में बांध रखा और उसको ऐसे 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 करके घुमाते रहते हैं, अंदर की ओर जो टेंशन लग रहा होता है उस रस्सी में, वो क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है. तो लिख दीजिए, when a stone is rotated in a circle, when a stone is rotated in a circle, when a stone is rotated in a circle, the tension in the string, the tension in a string provides the necessary centripetal force. ऑब्जेक्टिव में ये पूछ लेता है कि जब धरती और सूर्य आपस में परिक्रमा कर रहे हैं तो उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स कौन है. आंसर क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स. जब न्यूक्लियस और एटम की बात कर रहा है इलेक्ट्रॉन की, तो उसके अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. जब पत्थर घुमा रहे हैं तो उसके अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन है, टेंशन फोर्स. ये सब एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, इसलिए इसको कह रहे हैं, अच्छे ध्यान देके देखिए. लास्ट है, when a car takes a turn on the level circular road, when a car takes a turn, आप देखिए कार सीधा चल रहा है तब तो नहीं, लेकिन जब कार सर्कुलर मोशन में जाएगा यानी घूमेगा, टर्न लेगा, when a car turns on a leveled circular road, leveled मतलब एक प्लेन में जो रोड पे हम लोग चलते हैं, leveled circular road, the frictional force between the tire and the road, the frictional force between the tire and the road provide necessary centripetal force, provide necessary centripetal force. तो ये कुछ 4 एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे आप सेंट्रीपिटल फोर्स समझ सकते हैं. हेडिंग डालिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. हेडिंग डालिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? The force which counterbalances the centripetal force is called as centrifugal force. तो लिखिए, ये बेसिकली जानते हैं ना, एक फॉल्स फोर्स होता है, ये एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता है, पर जब कभी भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, अचानक से उसके ऊपर ऑटोमेटिकली क्या लगने लग जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा और वो उसको बाहर की ओर खींच के रखता है. और यही कारण है कि आपने देखा होगा कि जब आप एक ग्लास में चम्मच की मदद से चीनी मिलाते हैं, पानी ले लिया उसमें चीनी मिला रहे हैं, तो चम्मच को आप ऐसे करके घुमाइएगा तो पानी सब बाहर की ओर गिरने लगता है. बहुत तेज घुमा दीजिएगा तो पानी बाहर गिर जाएगा, नहीं भी अगर तेज घुमा रहे हैं तो पानी ऊपर की ओर जरूर उठने लग जाता है. हैव यू सीन इट? कोई भी ग्लास में पानी या दूध में आप कोई मिला रहे हैं, मिलाते वक्त वो बाहर की ओर आता है. वो जो बाहर आ रहा है दैट इज कॉल्ड एज, वो क्यों बाहर आ रहा है, बिकॉज कोई ना कोई इसको बाहर की ओर खींच रहा होगा. कोई तो अपने से बाहर नहीं आ रहा है, तो अंदर की ओर सेंट्रीपिटल फोर्स, तो बाहर की ओर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो लिखिए, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ फोर्स दैट अराइजेस when a body is moving actually along a circular path. Centrifugal force is the force that arises when a body is moving actually along a circular path by virtue of the tendency of a body, circular path, by virtue of the tendency of a body to regain its original path, by virtue of the tendency of the body to regain its original path. अब देखिए ध्यान से, ये एक तरह से इनर्शिया भी हुआ, इनर्शिया इन सर्कुलर मोशन. आप लोग कभी कार पर बैठे होंगे तो कार जब टर्न करती है तो आप देखे होंगे आप किस तरफ झूल जाते हैं, बाहर की ओर. कार अगर इधर मुड़ रही है तो आप कहां जाते हैं, इस तरफ. कार इधर मुड़ रही है तो आप कहां झुकते हैं, इस तरफ. बिकॉज अगर कार इधर मुड़ रही है, बॉडी को ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि सडनली मेरे डायरेक्शन को क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया, तो वो तो अभी भी कहां जाना चाहता है, सीधा जाना चाहता है. क्योंकि वो सीधा जाना चाहता है, पर इधर कौन है, गेट है, तो आप उसके ऊपर क्या कर जाते हैं, टकरा जाते हैं. अगर गेट नहीं होता तो इस तरफ झुक जाते. तो ये जो झुका रहा है आपको, जो भी आपको बाहर की ओर क्या कर रहा है, झुका रहा है, वो कौन सा फोर्स है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है ये भी ऑलवेज कहां एक्ट करता है,
along the radius but out in the outward direction. ये सर्कल है, अंदर की ओर कौन सा फोर्स, F सेंट्रीपिटल फोर्स, और बाहर की ओर कौन सा फोर्स, F सेंट्रीपिटल फोर्स. तो सेंट्रीफ्यूगल, इसको CF बोल देते हैं, इसको CP बोल देते हैं ताकि थोड़ा क्लैरिटी रहे. Where centrifugal, CF is what, centrifugal force, centrifugal force, और CP is what, centripetal force. अंदर की ओर कौन लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, और बाहर की ओर कौन लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. और ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इसका काम ही है कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स को मैनेज करता है. उसका जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर होगा, mv स्क्वायर बाई r के बराबर. इसका मैग्नीट्यूड भी किसके बराबर, mv स्क्वायर बाई r के बराबर. बट it acts along the radius, it acts along the radius and away from the center of the circle, away from the center of the circle, center of the circular path, center of the circular path. तो ये बाहर की ओर लगता है. तो ये इस तरीके से ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये बाहर की ओर लगेगा. ठीक है, ये लिख लीजिए. डन. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक घर काम लिखिए. राइट 5 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. राइट 5 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछता है कि भाई सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल में क्या अंतर है. 2 नंबर में पूछेगा तो कम से कम 3 या 4 पॉइंट लिखना चाहिए. एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक ट्रू फोर्स है, वेयर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक स्यूडो फोर्स है. ये फॉल्स फोर्स है, ऐसा फोर्स एक्चुअली होता नहीं है पर लगता है. दिस इज फॉल्स फोर्स. ये कैसा फोर्स है, फॉल्स फोर्स. और फॉल्स फोर्स का क्या मतलब होता है, पढ़ाई देना. फॉल्स फोर्स मतलब स्यूडो फोर्स. ये कौन सा फोर्स है, स्यूडो फोर्स है. तो ये फॉल्स फोर्स या स्यूडो फोर्स. डन. हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए. एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन, उसके अंदर बैंकिंग ऑफ रोड पढ़ेंगे. हेडिंग डालिए, एग्जाम्पल्स ऑफ सर्कुलर मोशन. उसके अंदर हम लोग को 3 एग्जाम्पल पढ़ना है. पहला है कार ऑन लेवल्ड सर्कुलर. पहला लिखिए, कार ऑन लेवल्ड सर्कुलर रोड. car on leveled circular road, car on level circular road, car on level circular. तो देखिए अभी डाउनलोड करके हम लोग इसको यहाँ ले आए क्योंकि बनाना मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट काम था ना. तो ये थोड़ा डिफिकल्ट काम था. अभी कार हम कैसे बनाते हैं भाई, डिफिकल्ट काम है तो हमने ऐसे डाउनलोड करके ले आए. अब देखिए जब स्ट्रेट रोड पर गाड़ी चलती है तो स्ट्रेट रोड पे गाड़ी चलेगी तो ऊपर नॉर्मल, नीचे एमजी, खेला खत्म हो गया. लेकिन जैसे ही गाड़ी सर्कुलर पाथ पर आई क्या होगा, अब यहां पर 2 फोर्सेस तो थे ही, नॉर्मल और एमजी तो काउंटर बैलेंस कर ही रहा था. साथ साथ एक एक्स्ट्रा फोर्स क्या लग गया, फ्रिक्शन लग गया. और यही फ्रिक्शन फोर्स कौन सा फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है. और जहां सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगा वहां पे क्या आ जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्जिस्टेंस में आ जाएगा. तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि जब कभी भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे होता है उसके ऊपर एक फोर्स बाहर की ओर फ्रिक्शन काम करने लग जाता है और इसको हम लोग फ्रिक्शन फोर्स करते हैं. जो इस गाड़ी को इस पर रखे हुए, अगर ये नहीं होता तो ये तो फेंका जाता बाहर. अगर अंदर की ओर कोई फोर्स नहीं, अंदर की ओर रखा हुआ तब ना वो अंदर की ओर जा रहा है, नहीं अगर रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, बाहर की ओर गिर जाएगा. तो ये जो फोर्स है इसी को हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं. तो आप वहां पर लिखिए, व्हेन अ कार गोज राउंड
ये डायग्राम रहने देता हूँ, आप लोग बना पाएंगे? जो हमसे नहीं बना था आपसे कैसे बना? कार की जगह बॉक्स बना के थोड़ा सा सर्कुलर बना दी, कुछ तो दिखाना होगा ना। क्या फक फक बोल रहे हैं? क्या बोला? देखिए, when a car goes round a curved road, it requires some centripetal force round the circular road या curved road. It requires some centripetal force. It requires some centripetal force which is provided by the friction between the tire and the road. Which is provided by the friction between the tire and the road. अब इसकी वजह से होगा क्या? इसकी वजह से क्या होगा उसको थोड़ा ध्यान से देखिए। इसकी वजह से होगा ऐसा कि ये जो गाड़ी है ये अब आसानी से कौन से पाथ पे चल पड़ेगी? सर्कुलर पाथ पे चल पड़ेगी, जिससे जो आपका F सेंट्रीपिटल है वो किसके बराबर आ जाएगा? फ्रिक्शन के बराबर। F सेंट्रीपिटल फोर्स होता है किसके बराबर है? mv स्क्वायर बाई r, where r is what? जिस सर्कुलर पाथ पर ये चल रहा है उसका रेडियस, इसका रेडियस होगा ना, वो r है। mv स्क्वायर बाई r इज इक्वल टू फ्रिक्शन किसके बराबर होता है? म्यू इंटू n के बराबर। mv स्क्वायर बाई r इज इक्वल टू म्यू इंटू mg के बराबर। तो यहां से m और m क्या हो जाएगा? कट गया। v स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू rg के बराबर और v इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू rg के बराबर। यानी जब कभी भी आप सर्कुलर पाथ पर चलते हैं तो जो मैक्सिमम स्पीड जिससे आप चल सकते हैं वो क्या है? ये है। अगर इससे ज्यादा स्पीड से आप चलिएगा तो आप लपट जाइएगा, माने पलट जाइएगा। क्या हो जाइएगा? पलट जाइएगा, आप एकदम से बाहर की ओर गिर जाइएगा। और जितने भी नवसिखुआ ड्राइवर होते हैं, जो नया नया अभी कार या मोटरसाइकिल सीख रहा होता है, वो गिरता ही है इसी कारण से, क्योंकि जब टर्निंग आएगा और आप अगर अपने स्पीड के ऊपर कंट्रोल नहीं किए तो 100% चांस है कि आप गिरिएगा। बहुत ज्यादा स्पीड है तो आपको अपना रेडियस मैनेज करना होगा। स्पीड इज मोर, यू नीड टू इंक्रीज योर रेडियस। स्पीड इज लेस, रेडियस शुड बी लेस। अगर आप स्पीड मोर और रेडियस लेस किए, आपके पलटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि v एंड r आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। v बड़ा है तो रेडियस को बड़ा होना ही पड़ेगा, नहीं तो आप पलट जाइएगा। तो जब कभी भी सर्कुलर पाथ पर आप चलते हैं तो अगर आपको देखिएगा, मौत का कुआं कभी देखें मेला में, जो डेथ क्या वेल ऑफ डेथ, मौत का कुआं, उसमें जब आप गाड़ी को देखिएगा, कार उड़ जो चलता है इनिशियली तो धीरे धीरे चलाता है तो नीचे रहता है, जैसे जैसे उसका स्पीड बढ़ते जाएगा वो बाहर की ओर आता है। और जो आपका कुआं रहेगा ना वो ऐसे रहेगा, सीधा नहीं रहेगा। सीधा रहेगा तो फेंका जाएगा। ऊपर के जाके आपने रेडियस को क्या कर दिया? बड़ा कर दिया, ताकि स्पीड क्या हो सके? बढ़ाया जा सके। नीचे वो बहुत स्पीड नहीं चला सकता है, नीचे बहुत स्पीड चलाएगा तो गिरेगा नहीं, बाहर की ओर फेंकाएगा, क्योंकि वहां पे कौन सा फोर्स एक्ट करेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो उसको ऊपर की ओर खींच के लाएगा। एक स्पीड पर आके वो एकदम देखिएगा, आप यहां पर एकदम आपके पास से वो गुजरता है बिल्कुल। तो वो सब कॉन्सेप्ट में यही, ये मैक्सिमम स्पीड। अगर वो सिलेंड्रिकल रहता तब तो उसी स्पीड में जहां नीचे था उतने पे ऊपर आता तो फेंका गया रहता। नीचे में सेम स्पीड और वही स्पीड में ऊपर रहेगा तो बाहर निकल जाएगा। तो इन ऑर्डर कि वो बाहर ना निकले, आपका जो मौत का कुआं है वो कैसे बनाया जाता है? ऐसे टेढ़ा बनाया जाता है, ताकि उसके ऊपर जो फोर्स है वो रेडियस बढ़ा दिया। रेडियस बढ़ाया तो आप वेलोसिटी बढ़ा सकते हैं, आपका एक्साइटमेंट बढ़ गया। और वो लोग तो और अपना साइलेंसर फोड़ लिया रहता है, ताकि लोग आवाज भी ज्यादा आता है, फट 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 फट। और सब गाड़ी में इतना आवाज नहीं है जितना उन लोग के गाड़ी में आवाज आता है। तो आपका एक्साइटमेंट और बढ़ेगा। खैर, दिस इज ऑल अबाउट when the car is moving on which road? Level road। पर इसके एक रेस्ट्रिक्शन है। क्या रेस्ट्रिक्शन है? इसमें एक रेस्ट्रिक्शन ये आ रहा है कि आप बहुत ज्यादा तेज नहीं चला सकते। बहुत तेज चलाइएगा तो क्या कर जाइएगा? टॉपल कर जाइएगा, पलट जाइएगा। तो इंजीनियर लोगों ने थोड़ा बुद्धि लगाया। जब आप NH पर खास करके जब आप गाड़ी चलाते हैं या गाड़ी पर चढ़कर NH पर गए होंगे
लेकिन यहाँ पे टर्न रहता है ना, वहां पे रोड थोड़ा सा उधर बाहर की ओर ऊंचा रहेगा और अंदर की ओर नीचा रहता है, ऐसे टर्न होता है। कभी देखे हैं? या फिर ये अगर ना समझ में आ रहा तो दूसरा समझिए कि कभी आपने वो जो फॉर्मूला 1 वाला जो नहीं, जो बाइक वाला, जो मोटर वाला, जो गाड़ी वाला जो रहता है, जो मोटरसाइकिल चलाता है रेसिंग वाला, देखिएगा टर्निंग में वो पूरा नीचे सो जाएगा, तो आपको लगेगा अरे सटा सटा सटा, वो कभी जीवन में नहीं सटेगा। कहाँ है? अंदर फ्रिक्शन, बाहर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो कितना भी नीचे झुकना चाहेगा ना, उसके पास इतना स्पीड है गाड़ी में कि वो हमेशा बाहर की ओर ही उठा हुआ रहेगा। उसको उठने में देखिएगा बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, फट गाड़ी उठा लेता है। क्यों उठा पा रहा है? क्योंकि बाहर की ओर क्या लग रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो कितना भी वो नीचे झुकाना चाहेगा वो फिर भी ऊपर ही उठा रहेगा, क्योंकि गाड़ी की और नेचुरल टेंडेंसी क्या है? ऊपर उठने की। तो वो नीचे झुकाता भी है तो भी उसका देह हाथ रगड़ाता नहीं है। हम लोग एज अ व्यूअर साइंस नहीं पढ़े रहते हैं, जब हम भी छोटे थे हमको क्या पक्का ही रगड़ा जाएगा। हम लोग नहीं कर सकते रोड पे, कभी प्रयास कर पाइएगा उतना। टायर नहीं, स्पीड। टायर में वहां कुछ नहीं है, स्पीड है। स्पीड आपकी ज्यादा है तो आप कितना झुक जाएगा, उसको बोलते हैं बेंडिंग ऑफ मोटरसाइकिल या बेंडिंग ऑफ साइकिल। साइकिल को आप बेंड इसलिए करते हैं टर्निंग में ताकि आपको एक एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल जाए और आप गिरे नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको गिरना किस तरफ? आप इधर मुड़ रहे हैं तो गिरिएगा किस तरफ? इस तरफ। तुम पहले ही इधर झुक जाओगे तो गिरने के लिए तो इतना ना एंगल तुमको ट्रैवल करना पड़ेगा, और सीधा होके जो मोड़ोगे इतना ही एंगल गिरना है। तो इतना जो गिरोगे तो जब बेंड हो जाओगे तो गिरने के लिए जो पॉसिबिलिटी है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसीलिए जो साइक्लिस्ट लोग जो तेज साइकिल चलाता है, चाहे तेज मोटरसाइकिल चलाता है, टर्निंग में अगर वो इस तरफ झुक भी जाएगा, माने जिधर जिधर सर्कुलर मोशन है उधर भी झुक जाएगा, वो कभी भी गिरेगा नहीं। तो हम लोग एज ए ह्यूमन बीइंग जो नॉर्मल स्पीड में चलाते हैं, ये कभी भी ध्यान नहीं देते हैं कि हल्का सा गाड़ी हम जिधर टर्न कर रहे हैं उसी साइड पर रखें। उल्टा लेडीज सब देखते हैं कि और ये तो छोड़िए, मतलब हम तो प्रैक्टिकल इसका एक रिसर्च करके देख लिए। चलो तो बाइक में पलटता होगा, कार में तो ड्रिफ्ट लगता होगा। कार में फिर नहीं गिर सकता है, तो कार में पलट जाता है, ऐसे टॉपल कर जाता है, कार ऐसे पलट जाएगा। तो देखिएगा जनरली जो एक्सीडेंट एनएच वगैरह पर होता है वो स्पीड ना कंट्रोल करने पर होता है। कोई नहीं था और गाड़ी पलट गया, साइंस नहीं पढ़ा, कॉमर्स का विद्यार्थी, आर्ट्स का विद्यार्थी, हम तो ये एक्सपेरिमेंट करके देख लिए। साक्षी गोल चक्कर पर अगर कोई स्कूटी वाला या मोटरसाइकिल वाला गिरा हुआ है, आप उसको सिंपली उठा के पूछिए क्या हो गया, तो कोई था नहीं लेकिन गिर गए। उसको पूछिए कहां तक पढ़े हो, या तो वो बोलेगा हम 10 से नीचे पढ़े हुए हैं, अगर 11-12 ग्रेजुएट किया हुआ है, साइंस से नहीं, क्योंकि साइंस वाले गलती नहीं करेगा, वो पढ़ा है क्लास में कि व्हेनेवर यू आर टर्निंग, या तो तुम उधर ही झुक जाओ और नहीं तो स्पीड को धीरे कर लो, तो रेडियस तुम तुरंत काट लोगे, और स्पीड बहुत ज्यादा है तो लंबा चक्कर काटना पड़ेगा, तुरंत से नहीं मोड़ोगे। अगर तुरंत से मोड़े पलटोगे पक्का, क्योंकि हम लोग डे टू डे लाइफ में जो रोड पे चलते हैं वो सब प्लेन रोड होता है जो अभी पढ़ रहे हैं, पर एक्चुअली एनएच वगैरह पर अगर प्लेन रख देगा तो बहुत सारा एक्सीडेंट होगा। वहां पे फिर रोड को क्या कर दिया जाता है, बैंक कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, बैंक। हेडिंग डालिए, बैंकिंग ऑफ रोड्स, हेडिंग डालिए बैंकिंग ऑफ रोड्स। तो इन ऑर्डर, अब साइकिल वाला के पास ऑप्शन है कि वो अपने आप को झुका लेगा, कार वाले के पास तो ऑप्शन नहीं है कि झुका लेगा। तो कार वाले लोग के लिए रोड डिपार्टमेंट सोचता है कि इन लोग को कैसे बचाया जाए, तो वो रोड को ही टेढ़ा कर देता है। हम लोग टेढ़ा हो सकते हैं, साइकिल वाला मोटरसाइकिल वाला झुका लेगा, कार वाला कैसे झुकाएगा, एक पाँव उठा पाएगा, दो चक्का हवा में उठा पाएगा, नहीं उठा पाएगा, तो उसके लिए वो रोडे को टेढ़ा कर देता है, नहीं वो कुत्ता टाइप नहीं हो पाएगा। बैंकिंग ऑफ रोड्स, बैंकिंग ऑफ रोड्स। अब बैंकिंग ऑफ रोड्स में भी हमको फोटो बनाना मुश्किल है, तो मैं वापस से डाउनलोड कर लेता हूं। अब देखिए, ये देखा होगा आपने एनएच के साइड पर इस प्रकार से रोड जो है वो थोड़ा सा क्या रहता है, बैंड रहता है। बैंड मतलब किसी एक एंगल पर रोड रहेगा। जो आउटर एज ऑफ द रोड है, आउटर एज ऑफ द रोड है वो ऊपर रहता है, और इनर एंड ऑफ द रोड क्या रहता है, नीचे रहता है। और ये हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल बनाता है जिसको कहते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग। यहां पर अगर बोला जाए
दिस थीटा इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ बैंकिंग। इसको एंगल ऑफ बैंकिंग कहते हैं। पहले आप लिखिए बैंक रोड किसे कहते हैं। द फेनोमेना ऑफ रेजिंग द आउटर एज ऑफ द कर्व्ड रोड, द फेनोमेना ऑफ रेजिंग द आउटर एज of the curved road above the inner edge by an angle theta, above the inner edge by an angle theta is called banking of road, is called banking of road। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, banking of road कहते हैं। That is only called as banking of road, banking of road, full stop। The angle through which the outer edge of the curved road, the angle through which the banking, the angle through which the outer edge of the curved road, outer edge of the curved road is raised is called angle of banking। इसी को क्या कहते हैं, angle of banking कहते हैं। अब ना ध्यान से देखिए तो दिख जाएगा जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये नॉर्मल कहां लगेगा, इसका ऊपर लगा, तो ये नॉर्मल का दो कंपोनेंट आएगा, एक इधर और एक इधर। खैर हम लोग को उसके बाद नहीं जाना है, नॉर्मल को ये बैलेंस करेगा। और mg का जो एक कंपोनेंट होगा ये mg cos थीटा है। इस तरफ कौन आएगा, mg sin थीटा आएगा ना, यहाँ पे mg sin थीटा आएगा। आपको बस यही दोनों को क्या करना है, बैलेंस करना है। ध्यान से देखिए, आई कैन राइट नॉर्मल इज इक्वल टू mg cos थीटा, लिख सकते हैं ना। देखिए तो भाई नॉर्मल को कौन बैलेंस कर रहा है, mg cos थीटा, और fc सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके बराबर, mg sin थीटा के बराबर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता किसके बराबर है, mv स्क्वायर बाई r, वो किसके बराबर आ रहा है, mg sin थीटा के बराबर। अब आप यहाँ पे मेरे से एक डाउट पूछ सकते हैं, सर आप फ्रिक्शन नहीं दिखा रहे, फ्रिक्शन नहीं दिखा रहे। यहाँ पे हमारा अजम्पशन है कि हमारा रोड कैसा है, फ्रिक्शनलेस है। फिर एक केस पढ़ेंगे अगला, जहां पर कहेंगे कि यहाँ पे फ्रिक्शन है। तो ये जो केस है इसमें आप मान रहे हैं कि सड़क में फ्रिक्शन नहीं है, ऐसा होगा नहीं, पर फिर भी पहले ये वाला पढ़ते हैं और बाद में फिर फ्रिक्शन डाल देते हैं यहाँ पर, ताकि आप कम कंपोनेंट्स है तो आप समझ पाए। यहाँ पे आप मान रहे हैं कि फ्रिक्शन यहाँ पे क्या है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, जो कि ऐसे संभव होता नहीं है, पर आप मान रहे हैं कि फ्रिक्शनलेस सरफेस है। इसीलिए इस तरफ एक ही फोर्स आया है जो उसको क्या कर रहा है, काउंटर बैलेंस कर रहा है। ठीक है, यहां तक हो जाओ। अब यहां से आप क्या कीजिए, b को आपको क्या करना है, निकालना है, और वो tan थीटा के बराबर आएगा। तो sin थीटा इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। तो sin थीटा और cos थीटा, तो sin थीटा बाई cos थीटा क्या होगा, tan थीटा, और इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा, सॉल्व कीजिएगा तो आएगा v स्क्वायर बाई आर जी। क्या आ जाएगा, v स्क्वायर बाई आर जी। और यहां से जब आप v स्क्वायर निकालिएगा तो किसके बराबर आ जाएगा, tan थीटा आर जी के बराबर, और v इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट आर जी tan थीटा, अंडर रूट आर जी tan थीटा। और ये आपका वो मैक्सिमम वेलोसिटी आ गया जिससे आप क्या कर सकते थे, गाड़ी को अब चला सकते। तो पहले क्या था, म्यू आर जी के बराबर, तो वहां फ्रिक्शन था इसलिए म्यू आर जी, यहां पर म्यू की जगह पर क्या लिख दिया, tan थीटा। और याद करिए जब हम लोग एंगल ऑफ रिपोज पढ़ रहे थे तो उसमें म्यू किसके बराबर आया था, tan थीटा के बराबर आया था ना। पढ़िए पुराने, याद करिए कल की क्लास में पढ़ाए थे। तो यहां से वेलोसिटी क्या आ गया, आर जी साइन थीटा। तो ये सेफ स्पीड है जिसपे आप उस गाड़ी उस रोड पर आप अपनी गाड़ी को क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। नाउ राइट, कार ऑन, ये लिख ली, ये फोटो बना लेंगे ना, गाड़ी की ये बना नहीं,
कुछ एक बना लीजिए ऐसा कि जैसे कार है, कार की जगह डब्बा बना के बस ऐसे कर दीजिए और कुछ एक डब्बा बना दीजिए। एंड द लास्ट कॉन्सेप्ट इज कार ऑन बैक सर्कुलर रोड विथ फ्रिक्शन। यहां पे आपने फ्रिक्शन एक सरफेस माना, वहां पे क्या मानना होगा, फ्रिक्शन भी मानना, रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो उसका डेरिवेशन आप लोग का नहीं है, वो अच्छी बात है, सीधे एक्सप्रेशन लिखना है, तो इसलिए आपको उसमें टेंशन नहीं होगा। तो नहीं, उसका डेरिवेशन आप लोग के सिलेबस में नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ एक एक्स्ट्रा आपको क्या ले लेना है, अब अंदर की ओर एक और कंपोनेंट क्या लग जाएगा, यहाँ पे एक एफआर भी और लग जाएगा। ऊपर क्या लगा, नॉर्मल, देन इधर क्या लगेगा, mg, इधर लगेगा, इधर ही लगेगा, इधर लगेगा mg sin थीटा, और ये, और यहाँ पे आप सीधे वेलोसिटी का फंक्शन लिख दीजिए। यह है विथ फ्रिक्शन, यह है विथ फ्रिक्शन व्हेन देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर। और उसका जो फॉर्मूला है वो है RG ब्रैकेट tan थीटा प्लस म्यू होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू tan थीटा। और ये डेरिवेशन करके आपका एक्सप्रेशन निकल कर आता है जब आप इसको सॉल्व करते हैं। करना वही है, कंपोनेंट तोड़ना है, लेकर आना है, पर हम लोग के सिलेबस में इसका रिजोल्यूशन नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला है, ऐसा लिखिए। अब यहां पर ध्यान से देखिए, स्पेशल केस 1 when friction is zero, फ्रिक्शन नहीं है मतलब म्यू क्या हो गया, जीरो। एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए जो दिखा रहा हूं मैं, आप म्यू को जीरो किए तो ये क्वांटिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। ये क्वांटिटी क्या हो गई, तो 1 माइनस जीरो इज 1 ओनली, tan थीटा प्लस जीरो इज tan थीटा, RG tan थीटा आ गया, वेलोसिटी किसके बराबर आ गया, RG tan थीटा। अभी आपने यही वाला एक्सप्रेशन निकाला था, नहीं निकाला था, कब, जब फ्रिक्शन क्या था, जीरो था, तो एक्सप्रेशन क्या आया था, RG tan थीटा। अब यहां ये लिखिए, ये लिखिए, आएगा, कुछ नहीं करना है, कर देने क्या है उसमें, 2 मिनट का काम है, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है, अभी दिखा देते हैं। ठीक है, पहले एक्सप्रेशन कंप्लीट कर देते हैं, डेरिवेशन भी कर देंगे। क्योंकि अगर आपके बोल रहे हैं टीचर तो उसको भी कर लीजिए, क्या है उसमें, कुछ नहीं करना है, सिंपल फोर्सेस को बैलेंस करना है। देखिए अब स्पेशल केस 2 है, स्पेशल केस 2 क्या है, when road is labeled, पहला वाला केस, और फ्रिक्शन भी है, तो लेबल्ड रोड यानी थीटा इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, जीरो। वेलोसिटी आपने भी क्या निकाला, अंडर रूट RG tan थीटा प्लस म्यू होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू tan थीटा, यही निकाले ना। थीटा की जगह आप क्या पुट कर दीजिए, जीरो पुट कर दीजिए, थीटा जीरो तो ये क्वांटिटी जीरो, ये क्वांटिटी जीरो। जब आप उसके बाद इसको सॉल्व कीजिएगा, v इक्वल टू देख लीजिए अंडर रूट, v इक्वल टू क्या आएगा देख लीजिए, v इक्वल टू अंडर रूट, बस एक म्यू ही बच जाएगा, म्यू RG, v इक्वल टू क्या आ गया, म्यू RG, v इक्वल टू क्या आ गया, म्यू RG। यही पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, पहला वाला केस म्यू RG, इसी से आया। ये एक एक्सप्रेशन याद रह गया तो सारा काम हो जाए। अगर आपको इसका डेरिवेशन भी देखना है तो डेरिवेशन भी करके दिखा देते हैं। देखिए, तो डेरिवेशन के लिए करना होगा, मेरे को अपने से डायग्राम बनाना होगा, तभी आपको डेरिवेशन सिखा पाएंगे। ये आपका बैंड रोड है, ये इस पर कौन रखा हुआ है, ये आपका कार है, इस पर एक फोर्स कौन लग रहा होगा, mg लग रहा होगा,
एक फोर्स यहां से इधर कौन लग रहा होगा, नॉर्मल लग रहा होगा, एक फोर्स अंदर की ओर क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन लग रहा होगा, इसको काउंटर बैलेंस कर रहा होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यही 4 फोर्स होंगे और तो कोई फोर्स होगा नहीं इसके ऊपर, हाँ कि ना। डन। अब इसको हम लोग को कंपोनेंट्स में क्या करना है, तोड़ना है। जब आप इसको कंपोनेंट्स में तोड़िएगा, यहां पर आएगा n cos थीटा, क्योंकि ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, और ये एंगल आ जाएगा n sin थीटा। सिमिलरली इस फ्रिक्शन का भी 2 कंपोनेंट होगा, ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये थीटा होगा तो फ्रिक्शन का एक वैल्यू इधर आएगा Fr cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर यानी इधर नीचे की ओर एक फोर्स और क्या आएगा Fr sin थीटा। तो हम लोग ये तरफ बैलेंस कर लिए और ये तरफ बैलेंस करना है, इसका भी 2 कंपोनेंट मारना होगा, Fc cos थीटा sin थीटा। यहाँ Fc जो है वो कंपोनेंट में नहीं लगेगा, वो ऑलवेज क्या लगता है, एक ही डायरेक्शन में लगता है, रिजल्टेंट के अलोंग लगता है, तो यहाँ क्या लग गया, Fc लग गया। अब आप क्या कीजिए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई मोशन नहीं है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब आप इक्वेशन लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, n cos थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर, देखिए n cos थीटा किसके बराबर, n cos थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर, mg प्लस fr sin थीटा के बराबर। इक्वेशन नंबर व्हाट 1। उसके बाद दूसरी तरफ जब आप लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, n sin थीटा प्लस fr cos थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर, fc के बराबर। fc मतलब mv स्क्वायर बाई r। तो इसको अगली लाइन में आप लिख दीजिए, इसको अगली लाइन पे आप लिख दीजिए n sin थीटा प्लस fr cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। ये 2 इक्वेशन आ गया, इसमें कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं। अब जैसे ही आपने 2 इक्वेशन निकाला है, इन दोनों इक्वेशन को आप क्या कर दीजिए, इन दोनों इक्वेशन को आपस में क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए, इसको और ऊपर वाले कैसे डिवाइड करिएगा, तो ये देखिए n और n कट गया, sin थीटा बाई cos थीटा कीजिएगा, एक तरफ क्या आ जाएगा tan थीटा। यही कारण है कि जो आपका एक्सप्रेशन है उसमें कौन सा टर्म आया हुआ है, tan थीटा का टर्म आया हुआ है, एक तरफ tan थीटा आ गया। fr का वैल्यू आप क्या लिखेगा, म्यू n, fr क्या होता है म्यू n। इसी दोनों एक्सप्रेशन को सॉल्व करके आपका फाइनल आंसर आने वाला है, डिवाइड सब्ट्रैक्ट करके। तो एक एक करके जो स्टेप लिखवा रहे हैं उसको लिखिए। राइट, स्टेप नंबर 1, इसको मानिए आप इक्वेशन नंबर 1, इसको मानिए आप इक्वेशन नंबर 2। नाउ राइट, डिवाइड इक्वेशन नंबर 2, डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 3। 3 मतलब 3 को हम बता रहे हैं कैसे 3 लिखेंगे। mg को एक तरफ लीजिए और बाकी दोनों को एक तरफ ले आइए, mg छोड़ के बाकी एक तरफ ले आएगा तो क्या आ जाएगा, n cos थीटा माइनस fr sin थीटा। ये कौन सा इक्वेशन आ गया, 3। इन दोनों को आप क्या करना है, डिवाइड करना है। ये अच्छा, और दूसरा नंबर जो इक्वेशन है ना, इसको भी अच्छा ठीक है, तीसरा ही वाले को हम ना तीसरे वाले को ही उल्टा लिख देते हैं, क्या होगा, सही सेट बैठ जाएगा। mg को उधर रख लेते हैं, इस तरह क्या रखते हैं, n cos थीटा माइनस fr sin थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर, mg। अब उसने क्या बोला, 2 और 3 को आप क्या कर दीजिए, डिवाइड करिएगा तो यहां से क्या आएगा, n sin थीटा प्लस fr की जगह म्यू n लिख दें, इसी स्टेप पे लिख दें म्यू n cos थीटा होल डिवाइडेड बाय n cos थीटा प्लस माइनस म्यू n sin थीटा इज इक्वल, इसको डिवाइड करिएगा क्या आएगा, m से m कट गया, क्या बचा, v स्क्वायर बाई rg। यहां तक पहुंचे, इस स्टेप तक पहुंचे, इस दोनों को आप क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। डिवाइड करिएगा तो यहां पे एक डंडा मारे, n sin थीटा प्लस fr की जगह म्यू n cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r, और नीचे आ गया n cos थीटा माइनस fr की जगह पे लिख दिया म्यू n sin थीटा इक्वल टू mg। m और m क्या हो गया, कट गया, क्या बचा, v स्क्वायर बाई
RG। यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए। नहीं? अब अगले पेज पर जाएं। अब आप वहां से, आपके पास एक ऑप्शन है कि आप वहां से क्या कॉमन ले सकते हैं। आप वहां से क्या ले लीजिए, जानबूझ के r cos थीटा कॉमन ले लीजिए, माने n cos थीटा कॉमन ले लीजिए। देखिए इसी यहीं पर, यहां से आप n cos थीटा कॉमन ले लीजिए, ऊपर भी और नीचे भी। तो ये वाला एक्सप्रेशन पहले वहां लिखते हैं फिर करेंगे, ठीक है? तो आप लोग लिख लिए, मेरे को बताइएगा क्या है, बोलिए तो। एक मिनट, n sin थीटा प्लस म्यू n cos थीटा होल डिवाइडेड बाय n cos थीटा माइनस म्यू n sin थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय RG। अब आप क्या कीजिए, n cos थीटा अपने से कॉमन ले लीजिए, ऊपर भी n cos थीटा कॉमन लीजिए। n cos थीटा कॉमन लीजिएगा तो क्या होगा, n sin थीटा बाई n cos थीटा प्लस म्यू n cos थीटा बाई n cos थीटा होल डिवाइडेड बाई, अरे जबरदस्ती तुम ऊपर से मल्टीप्लाई किए हो तो नीचे सब में डिवाइड करोगे कि नहीं करोगे, यहां पे भी वही कीजिए। n cos थीटा को क्या कर दीजिए, बाहर निकालिए, तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस म्यू n sin थीटा बाई n cos थीटा ब्रैकेट 1 इज इक्वल टू व्हाट, v स्क्वायर बाई RG। अच्छा तुमको ये डाउट हो रहा है, चलो ठीक है, यही डाउट हुआ ना कि सर यहाँ पे कैसे ले, जब कॉमन ले लिए तो खत्म हो जाएगा, कर दो, खत्म कर दिया। ये दोनों गया, ये देखिए ये दोनों गया, ठीक, n से n गया, ठीक। अब देखिए बचा क्या, ऊपर यहाँ बचा tan थीटा प्लस म्यू, यहाँ बचा ऊपर में tan थीटा प्लस म्यू होल डिवाइडेड, यहाँ देखो n से n कटा, क्या बचा 1 माइनस म्यू साइन बाई कॉस tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, v स्क्वायर बाई RG। RG को इधर फेंक दो, RG को इस कोना में, ये एक्सप्रेशन तो आ ही गया ना, RG इधर ले आइए, क्या बचा tan थीटा प्लस म्यू होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू tan थीटा इनटू RG इज इक्वल टू व्हाट, v स्क्वायर। तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट RG tan थीटा प्लस म्यू होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू, यही एक्सप्रेशन है ना। हुई बैंकिंग ऑफ रोड हो गया। पहले एक और टॉपिक पढ़ाया करते थे हम लोग, जब आपका चैप्टर छोटा हुआ करता, मैंने बड़ा हुआ करता था, एक था वर्टिकल सर्कुलर मोशन, कि कितना स्पीड से धक्का लगाइएगा। शायद मुझे लग रहा है कि वो टॉपिक उधर है, रोटेशनल मोशन में है ना, रोटेशनल मोशन में। इसका डेरिवेशन है, वो रोटेशन में पढ़ाएंगे, यही पढ़ा दिए, लेकिन ये सिलेबस में तो है नहीं, डिलीट हो गया है। अरे नहीं नहीं नहीं, पूरा चढ़ जाएगा, विश्वास कर लीजिए। तो वर्टिकल सर्कुलर पता नहीं इसी चैप्टर में था, अभी तो सिलेबस से डिलीट कर दिया, नहीं है, पहले था। तो हो सकता है सर पढ़ा दिए होंगे, तो बोलिएगा तो अगली क्लास में वो भी पढ़ा देंगे, कौन बड़ी बात है, ठीक है। वैसे जो सिलेबस में है वहां तक आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये चैप्टर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन फाइनली जाके क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए। अगर वीडियोस आप नहीं देखे हुए हैं पहले वाले, सारे वीडियोस को जाकर देखिए। लगभग 10 से 12 लेक्चर में मैंने पूरा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कंप्लीट कराया है। अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।